नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। विषय प्राकृतिक कृषि का है। जैसा कि मैंने प्राकृतिक कृषि के बारे में पहले 4 चीज़ें बताई आपको। प्राकृतिक कृषि का भाग 5, मैंने भूमि की उर्वरता की बात की। भाग 1 में भूमि की उर्वरता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है प्राकृतिक कृषि की ओर अगर लौटना है। जलवायु यानी कि जलवायु को ठीक बनाए रखना है, प्राकृतिक कृषि का दूसरा भाग है। बायोडाइवर्सिटी, देश की जैव विविधता संपन्न रहे, ये भाग 3 का हिस्सा है। और चौथी चीज़ थी कि फसलों का जो नियोजन है वो परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से किया जाए, ये प्राकृतिक कृषि का चौथा भाग था। प्राकृतिक कृषि का 5वां जो हिस्सा है वो है हमारी ट्रेडिशनल प्रजातियों का। जो भी फसलें हम बोते थे इस देश में, उनकी जो प्रजातियां थीं उनको जिंदा रखने का। उसका कारण है कि आज जो 50, 60, 70 साल की उम्र के लोग हैं उनको ये एहसास होने लगा है कि मिर्च अगर कड़वी ना हो तो, टमाटर खट्टा ना हो तो हमें प्रजातियों का संरक्षण, जो हमारी देसी प्रजातियां थी उनके संरक्षण का विषय है प्राकृतिक कृषि भाग 5 में। कारण ये मित्र, जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है ना, जो जिनको जीएम सीड बोलते हैं, ये प्रकृति की व्यवस्था में जो फसल है, फसल की जो प्रजाति है, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जब लगती है तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए प्रकृति के हिसाब से वो सूट नहीं करती। और जैसा कि आप देखते होंगे कि जो हाइब्रिड सीड हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हैं, उनके पैदा करने में एक तो बीमारियां बहुत लगती हैं और इंसेक्ट बहुत लगते हैं। उनके बचाव के लिए मुझे रसायन यूज करने जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि हाइब्रिड सीड के बारे में कहते हैं कि इनकी पैदावार ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैदावार हवा में तो आनी नहीं है, तो उनके लिए फिर हमको रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग भी ज़्यादा करने पड़ते हैं। इसके बावजूद कई बार हाइब्रिड जो उपज है ना, उसका बाजार में मूल्य नहीं मिलता। हाइब्रिड बाजरा कोई खाना नहीं चाहता, मनुष्य तो नहीं खाना चाहता, सुअर खा ले। तो हाइब्रिड जो धान भी है, धान जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं, उनका चावल कोई नहीं खाना चाहता। देसी प्रजातियों का चावल सब लोग खाना चाहते हैं। तो हाइब्रिड फसल की पैदावार थोड़ी हमने बढ़ाई, 50 कुंटल से 70 कुंटल कर ली। 70 कुंटल करने में क्या हुआ, मैंने खेती में निवेश बढ़ाए। और जो 50 कुंटल जो हमारी ट्रेडिशनल जो प्रजातियां थी, उनका रेट हमको 2000 रुपये कुंटल मिला, और हाइब्रिड का रेट हमको 1500 रुपये कुंटल मिला। बात तो बराबर हो गई। यानी मैंने वॉल्यूम तो ज़्यादा पाया, लेकिन मुझे नेट प्रॉफिट की जब बात आई तो नेट प्रॉफिट मेरा नहीं बढ़ा। दूसरी चीज़, मेरे जो प्राकृतिक संसाधन थे वो डिक्रीज हो गए, यानी कि भूमि की उर्वरता क्षीण हुई, भूगर्भ जल का दोहन ज़्यादा हुआ, और उनमें जब रसायन केमिकल हमको डालने पड़े तो बायोडाइवर्सिटी भी वीक हुई। तो प्राकृतिक कृषि नहीं है। तो प्राकृतिक कृषि का जो 5वां स्तंभ है, उसमें मैं बात करता हूँ देसी बीजों के संरक्षण। और देसी बीजों का संरक्षण कैसे होगा? अगर आपने सोचा कि ये हम सरकार के भरोसे छोड़ देंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। देसी बीजों के संरक्षण के 2 फायदे हैं। एक तो आपको बीज बाजार से नहीं खरीदना, दूसरा हेल्दी उपज खानी है। कौन सी उपज? जिसमें स्वाद भी हो, स्वास्थ्य भी हो। तो हम भोजन करते हैं किसके लिए करते हैं? हम कहते हैं ना कि ये भोजन बड़ा टेस्टी है। भोजन के 2 मीनिंग्स हैं। मेरा पेट भर जाए और जो भोजन करूं उससे मैं स्वस्थ रहूं, और भोजन खाते समय हमको स्वाद मिले। स्वाद तो मेरा पेट भर जाए, तो पेट तो हाइब्रिड बीजों से ही भर जाएगा, लेकिन न स्वास्थ्य मिलेगा न स्वाद मिलेगा। और स्वाद और स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो फिर हमको देसी बीजों का संरक्षण करना पड़ेगा।
और इसके लिए हमें अपने घर पर बीज उत्पादन की योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि देसी बीजों के बीज उत्पादन का काम सरकारी एजेंसियां नहीं कर पा रही। प्राकृतिक कृषि भाग 5, जिसमें मैं बीज की बात कर रहा हूं, उसमें देसी बीजों का संरक्षण है, बीज उत्पादन है, और बता दूं आपको, हाइब्रिड बीजों से परहेज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी सूरत में नहीं। अगर जो किसान मेरा प्राकृतिक कृषि की बात सोचता है, प्राकृतिक कृषि के विषय में आगे बढ़ता है, उसको हाइब्रिड बीज बिल्कुल नहीं बोने। उसका कारण है कि उसमें ना स्वाद मिलेगा ना स्वास्थ्य मिलेगा। दूसरा, प्राकृतिक कृषि में मैंने कहा कि रसायनों का प्रयोग नहीं करना, इसमें रसायनों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता, करना ही पड़ेगा। प्राकृतिक कृषि में मैंने कहा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचे, और इसमें क्या हो रहा है, जब मैं रसायनों का प्रयोग करूंगा तो बायोडाइवर्सिटी हमारी नष्ट होगी। प्राकृतिक कृषि में मैंने भूमि की उर्वरता को बढ़ाने की बात की है। इसमें क्या होगा, भूमि की उर्वरता का दोहन होगा, क्योंकि इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। प्राकृतिक कृषि में हमने पानी को बचाने की बात की, जबकि हाइब्रिड बीजों को पानी ज़्यादा चाहिए, यानी भूगर्भ जल का दोहन आप करेंगे। प्राकृतिक कृषि के भाग 5 में हम 2-3 और बातें कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने प्राकृतिक कृषि के भाग 3 में कहा कि जैव विविधता के संरक्षण में, कि मेरी कृषि संस्कृति कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज आधुनिक कृषि, जैसे मैंने प्राकृतिक कृषि का परित्याग कर दिया और आधुनिक कृषि में आ गए, तो क्या हुआ कि गांव के जो भूमिहीन कृषक परिवार थे, वो शहरों में दर दर भटक रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में। तो प्राकृतिक कृषि में जो भाग 5 है, उसमें एक चीज़ मुझे ध्यान देनी है, रोजगार सृजन की। और रोजगार सृजन तभी हो सकता है जब आपकी खेती की लागत घटेगी, तभी आप किसी को रोजगार दे पाएंगे। खेती की लागत अगर बढ़ती रही तो आप किसी को रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो एक प्राकृतिक कृषि में एक इम्पोर्टेंट विषय है कि हमें गांव में रोजगार सृजन करने हैं, और वो तभी होंगे जब मैं प्राकृतिक कृषि की ओर लौटूंगा। प्राकृतिक कृषि में जब तक बैल नहीं होगा, हम प्राकृतिक कृषि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बैल नहीं होगा तो हमें मैकेनाइज कृषि में आना पड़ेगा। और मैकेनाइज में क्या है, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के जो भारी भरकम यंत्र हैं, वो ज़मीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ख़राब करते हैं। तो मैं उधर भूमि की उर्वरता को सुधारने की बात कर रहा था, वाटर रिचार्जिंग की बात कर रहा था, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सहायक यंत्र कभी भी भूमि की उर्वरता को सुधारने नहीं देंगे, क्योंकि 3 टन का ट्रैक्टर जब खेत में दौड़ता है तो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करता है, और फिर वर्षा का पानी नीचे नहीं जाएगा। बैल आधारित कृषि की जब बात करेंगे तो गौ पालन हमको करना पड़ेगा। उसका कारण है कि आज की तारीख में देश के बहुत से किसान रात रात भर जाग करके अपने फसलों की रखवाली करते हैं, और दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कभी हम इस गाय को माँ कहते थे, और आज माँ मेरे खेत में घुस करके मेरी फसल ना खा पाए, इसलिए वो करंट वाली, जिसमें करंट दौड़ता है, वो तार फेंसिंग लोग कर देते हैं, करंट लग जाता है गाय को। या एक ऐसा कटीला तार आता है कि अगर गाय लांघने की, कूदने की कोशिश करे तो उसका शरीर डैमेज हो जाता है। तो प्राकृतिक कृषि में जब मैं जीवों को मारने की बात करता हूँ तो फिर वो प्राकृतिक कृषि नहीं है। तो नेचुरली जब मैं बैल आधारित कृषि करूँगा और गौ पालन करूँगा तो प्राकृतिक कृषि में सपोर्ट करेंगे। उसका कारण है फसलों के अवशेष खाएंगे, गोबर करेंगे, गोबर से जैविक खाद बनेगी और खेत में जाएगी तो खेत की उर्वरा शक्ति सुधरेगी। प्राकृतिक कृषि में भाग 4 में मैंने फसलों के नियोजन की बात की, इसमें सह फसली की बात करना। सह फसली खेती बहुत ज़रूरी है। उसका कारण है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी मौसम ऐसा होता है, जैसे मैं जब बचपन में था तो खरीफ में ज्वार, अरहर और उर्द एक साथ बोई जाती थी। रबी के सीज़न में
गेहूँ, अरे वो जौ, चना और मटरी, चटरी, ऐसी फसलें थी जो एक साथ मिला करके बोई जाती थी। तो जो फसल जब मिला करके मिक्स बोते हैं या लाइनों में सह फसली खेती के रूप में करते हैं तो मेरे रिस्क जो है घटते हैं। दूसरा, ज्वार में, अरहर में विल्ट लगता है। अगर ज्वार के साथ मैं अरहर बोता हूँ तो ज्वार की जड़ों से जो गैस निकलती है, जो रसायन का स्राव होता है, वो फ्यूजेरियम जो फंगस है जो विल्ट को प्रमोट करती है, उसको मार देती है। जिस खेत में हम खरीफ में ज्वार बो लेंगे, उस खेत में अगर हम आगे चल करके चना की खेती करेंगे तो निश्चित है कि उसमें फिर विल्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो प्राकृतिक कृषि का भाग 5 है, जिसमें देसी बीजों का संरक्षण है, रोजगार सृजन की बात है, बैल आधारित कृषि है, गौपालन है, सह फसली खेती है। मित्रों, प्राकृतिक खेती में जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो बस एक चीज़ अगर दिमाग से डिलीट हो गई ना, कि लालच नहीं है। प्रकृति के वैभव को सजाने की बात मेरे दिमाग में है और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की चिंता अगर जैसे ही आती है तो फिर मैं प्राकृतिक कृषि की ओर लौट जाता हूँ। और जब मुझे पूरे खेत में गन्ना बो करके और 1.5 लाख रुपए कमाने होते हैं तो फिर प्राकृतिक कृषि का सपना दूर हो जाता है। तो प्राकृतिक कृषि की ओर लौटना मेरी मजबूरी है, लौटना पड़ेगा। अगर नहीं लौटेंगे तो 2 बातें, नहीं लौटेंगे तो बच्चों का जीवन, आने वाली पीढ़ियों का जीवन अंधकार में गुजरेगा। कोई माने या ना माने, इसको नोट कर लीजिए। कारण ये है कि भूमि की उर्वरता बहुत गिर गई, भूगर्भ जल स्तर बहुत गिर गया, अब और ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है। और ज़्यादा जैसे गिराएंगे तो फिर वो कालिदास की जो कहानी ना, जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। तो प्राकृतिक कृषि का जो विषय है वो आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।